हाय मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियोज पर स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम लोग चल रहे हैं साइंस सीरीज और साइंस सीरीज में आज अगले सीरीज है। इसमें साइंस में भी फिजिक्स के सीरीज को चला रहे हैं और फिजिक्स में भी विद्युत धारा अभी हम लोग चल रहे हैं। आज जो है विद्युत धारा का लगभग ये 5वां 6ठा वीडियोज है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप हमारे पिछले वीडियोज को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ना चालू करते हैं पहले प्रश्न से। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, है ना। मतलब आने वाले 68 बीपीएससी को मद्देनजर में रखते हुए अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस सीरीज चला रहे हैं। तो ये आप हमारे साइंस सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं और यहाँ पहला प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस 2015। तो यूपीपीसीएस, जेपीएससी या आप कहिए यूक्यूएससी, है ना, छत्तीसगढ़ पीसीएस, कहीं भी सारे स्टेट लेवल के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, हर एक प्रश्न को आप गौर से देखिए। चलिए पहला प्रश्न का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है। तो सीएफएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीएफएल का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा अगला है, कहता है फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? यूपीपीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है, बहुत ही पुराना और बूढ़े प्रश्न है। कहता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिस समय इसका आविष्कार हो रहा था उसी समय ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये मरकरी और नियोन। कौन सी गैस? मरकरी और नियोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम जब तक आंसर लगाते हैं तब तक आप अपने मनों में उसका आंसर चूज कर लीजिए और मिलाइए कि क्या ये सारे प्रश्न का आंसर मेरे तरफ जो दिया जा रहा है क्या सही है या गलत है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित करके। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अणुओं को दोलित कर जो है श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है या जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे। कहता है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें भरी होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। मुख्य रूप से आप याद रखिए, नाइट्रोजन भरी होती है, नियोन भरा रहता है या आर्गन भरा रहता है। इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी जो है निष्क्रिय गैस के अंदर जो बल्ब के अंदर इन तीनों नहीं, नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस नहीं है। इन दोनों निष्क्रिय गैसों में से कोई भी भरा रहता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है जब बल्ब में भर देते हैं तो फिलामेंट को अपचयित होने से, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकता है। इसीलिए जो है विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन को भरा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि इन तीनों में से कोई रहता तो हम लोग आंसर लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला है, कहता है कि एक तार में बहती विद्युत धारा, एक तार है जिसमें कह रहा है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितना गुना हो जाएगा? तो बताइए। विद्युत शक्ति का मतलब देखिए, यदि आपको विद्युत शक्ति का फॉर्मूला याद है तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से लगा देंगे, कोई भारी प्रश्न नहीं है। तो हम यदि कहें कि P, विद्युत शक्ति कहने का मतलब पावर, और पावर को, शक्ति को P से डिनोट किया जाता है और शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। तो हम लोग यदि बात करें कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI, मतलब विभवांतर गुने विद्युत धारा। मतलब V जो है वोल्ट जो है विभवांतर को सूचित कर रहा है और I जो है एम्पियर विद्युत धारा को डिनोट कर रहा है ना। तो विभवांतर और विद्युत धारा, मतलब विभवांतर को भी दोगुना कर दिया और विद्युत धारा को भी दुगुना कर दिया। इसका मतलब पहले V था तो अब कर दिया 2V, और पहले I था तो अब कर दिया 2I। तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 गुना। इसका मतलब है कि यदि विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न।
कहता है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, हम लोग जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं वो क्यों होते हैं? ऐसे डायरेक्ट घरों में जो है हम लोग नहीं जला सकते हैं, बल्ब को डायरेक्ट जला सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में पर से ही मतलब जो है घरेलू सप्लाई जो है, घरेलू तार, घर में जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, मरकरी जलाते हैं या कोई भी उपकरण चलाते हैं, तो ट्रांसफार्मर से एक अलग तार सप्लाई किया जाता है और वहाँ उस सप्लाई तार से हम लोग बल्ब जलाते हैं या घरेलू कोई भी उपकरण चलाते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग तो होता क्यों है? एसी को डीसी में बदलने के लिए? बिल्कुल गलत, ये नहीं। डीसी को एसी में बदलने के लिए? ये भी नहीं। डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए? कभी नहीं। डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, मतलब एसी वोल्टेज को, मतलब विद्युत की मात्रा को घटाने, वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि किसी है ना एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? मतलब एक एसी जनित्र है और एक डीसी जनित्र है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप ऑप्शन चुनिए। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, आप देखे हैं क्या? नहीं। जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। एसी जनित्र में सर्पी विलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। मतलब इसमें दो ट्रांसफर प्रयोग किया जाता है, द्विपरिवर्तक, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी विलय होते हैं, है ना, मतलब ऐसे ऐसे करके सर्पी विलय, और डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि मोबाइल चार्जर होता है, बताइए मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, या एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है? बताइए क्या होता है? तो स्टेप डाउन है ना, स्टेप डाउन कहें या स्टेप डाउन कहें, है ना, स्टेप डाउन सही जवाब है। मोबाइल चार्जर होता है, एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक उपचाई ट्रांसफर होता है, एक अपचाई ट्रांसफर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल चार्जर में। कैसे? जैसे देखिए, हम लोग को घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है 240 वोल्ट के आसपास सप्लाई होता है, और उसमें हम लोग विद्युत चार्जर लगा देते हैं। तो डायरेक्ट 240 वोल्ट जो है, मोबाइल 240 वोल्ट से चार्ज नहीं होगा, उसमें एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और वो जो है वोल्टता को घटा देता है। लगभग 9 वोल्ट पर जो है 9 वोल्ट का चार्जर होता है। आप घरों में चार्जर होगा, उस पर गौर से देखिएगा। तो वोल्टता को घटा देता है, मतलब 240 वोल्ट था तो उसको घटा करके ला देता है, मतलब स्टेप डाउन कर देता है। क्या कर देता है? स्टेप डाउन, नीचे कर देता है। उसमें एक ऐसा ट्रांसफर लगा रहता है जो वोल्टता को कम करता है। तो 9 वोल्ट आउटपुट देने लगता है। इनपुट है 240, आउटपुट कितना है? 9 वोल्ट, और 9 वोल्ट से ही हम लोग जो है अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है? प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब, प्रत्यावर्ती धारा कहें तो एसी, और एसी का फुल फॉर्म होता है क्या? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट का हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु इसके लिए प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा है? नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए एसी का प्रयोग करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए। विद्युत शक्ति संचरण के लिए, बिल्कुल विद्युत शक्ति संचरण के लिए भी हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए, है ना, टोस्टर समझते हैं, जो तार को उसमें रांगा को ऐसे ले जाता सटाता है, और जो है कोई चीज़ चिपकाना रहता है तार कहीं पर तो चिपका देता है। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए भी हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं, अल्टरनेटिव करंट का। जबकि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु
एसी में लगाते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाता है डीसी में, है ना, इन्वर्टर होता है, तब जा करके वो क्या होता है, बैटरी चार्ज होता है। तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में एसी वोल्टेज का, एसी का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव करंट का नहीं, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं करते हैं, किसका करते हैं, डीसी करंट का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कथा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहेंगे, यूपी पीसीएस प्री 2006, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन है, बहुत ही गौर से आप इसे याद रखिएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा कहने का मतलब जो हम लोग के घरों में विद्युत सप्लाई होती है, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा को डीसी, डीसी कहने का मतलब जो बैटरी से विद्युत धारा निकलती है वो डीसी करंट होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है, तो रेक्टिफायर है। कौन है, रेक्टिफायर। तो इस प्रश्न का सही जवाब रेक्टिफायर कहें या दिष्टकारी कहें, इसी का हिंदी नेम है रेक्टिफायर का, मतलब रेक्टिफायर जो है इंग्लिश नेम है, और यदि इसका हिंदी कहें रेक्टिफायर तो दिष्टकारी होता है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, है ना, हम लोग अपने घरों में इन्वर्टर जो लगाते हैं, तो इन्वर्टर पहले बैटरी से वो लेता है डीसी चार्ज, डीसी करंट आता है, और इन्वर्टर उसको बदल करके किसमें लाता है, एसी में परिवर्तित करता है। और तब जो है हम लोग को घरों में जो सीएफएल है, मरकरी है, पंखा है, ये सब चलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दिष्टकारी या कहें रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अगला कहता है कि निम्न, हाँ, आप इस प्रश्न का सही जवाब अनुमान के तहत लगाइए, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सी विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, मतलब आपको बताना है कि सबसे कम विद्युत खपत कौन करता है, उससे ज़्यादा कौन, उससे ज़्यादा कौन, और उससे ज़्यादा कौन, 4 ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे कम विद्युत खपत जो करता है पंखा करता है, उसके बाद टेलीविज़न है, पंखा से ज़्यादा करता है, तब विद्युत प्रेस है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन, इस्त्री, विद्युत प्रेस, और उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रिक केतली, 1500 वोल्ट, है ना, इतना बहुत ज़्यादा पावर वो खींचता है, तो विद्युत केतली। तो सबसे कम पंखा, जैसे आप देखिए इन्वर्टर आप लगाए हैं तो एक इन्वर्टर से 2-4 पंखे चला सकते हैं, 2 पंखा, एक टीवी भी चला सकते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज की आवश्यकता उसकी होती है, विद्युत की, कम विद्युत की। तो पंखा और टेलीविज़न, पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मतलब सबसे कम वोल्टेज जो लेगा, विद्युत खपत करेगा, पंखा करेगा, उसके बाद टेलीविज़न करेगा, उससे ज़्यादा विद्युत प्रेस, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केतली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अतिचालक का लक्षण क्या है, अतिचालक जिसका प्रतिरोध 0 हो। तो अतिचालक का लक्षण क्या है, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है, सुपर कंडक्टिविटी का लक्षण है शून्य पारगम्यता, याद रखिएगा। चलिए, जीरो परमेबिलिटी, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये की बचत हो। तो अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान तापमान पर। कितना पर, समान तापमान पर जो है अतिचालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये की बचत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है। कहता है कि अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री कहने का मतलब 0 डिग्री 0 डिग्री केल्विन कहें तो ये हो गया 0 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप। परम शून्य ताप
पर होती है तो अर्धचालक की चालकता परम शून्यता पर या 0 डिग्री केल्विन पर शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है ना। अर्धचालक कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होता है उसी को अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक है कौन कौन? तो सिलिकॉन है। कौन? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, कौन? सेलेनियम और कार्बन। याद रखिएगा सी कार्बन, सी नहीं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और कौन? सेलेनियम, कार्बन, ये सब अर्धचालक है। और अर्धचालक की चालकता जो होती है परम शून्य ताप पर 0 डिग्री केल्विन कहने का मतलब इसको कहते हैं परम शून्य ताप। या परम शून्य ताप होता क्या है ये पहले जान लीजिए। तो देखिए अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है लेकिन न्यूनतम ताप की एक सीमा है और किसी भी पदार्थ की ताप जो है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है ना। तो इसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। तो परम शून्य ताप का मान होता है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, या कहें 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन है ना, 0 डिग्री केल्विन को भी परम शून्य ताप हम लोग कहते हैं। तो दो याद रखिएगा, 0 डिग्री केल्विन या -273, यहाँ प्लस नहीं, -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता कितनी होती है? 0 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। बहुत ही ताजा तरीन प्रश्न है। एक अर्धचालक, अर्धचालक कहने का मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और कार्बन। तो एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा एक अर्धचालक में विद्युत का चालन होता है। सबसे पहले बताइए कि ठोस पदार्थों में विद्युत चालन किसके कारण होता है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। और गैस में और द्रव में, लिक्विड में, इन दोनों में जो है विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? ये भी कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर लिखिएगा आप। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे किया गया है कि ठोस में विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है और गैस और द्रव में विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है। जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट बॉक्स का हमें जरूर इंतजार रहेगा। चलिए तो कहता है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारा बैच जो है आज से वर्ग और वर्गमूल से शुरू हो रहा है। बहुत सारे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो यदि आप हमारे उन वीडियोज़ को नहीं देखें, पाइप एंड सिस्टम इसको भी पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम, तो उन सारे को जाकर देखिए। आज से मेरे प्यारे साथियों जो है वर्ग और वर्गमूल से शुरू हो रहा है, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना न भूलिए, है ना। छोटे से बड़े लेवल तक के सारे एग्जामों के लिए बहुत ही एक अच्छे लेवल तक बताए जाएंगे। तो आप हमारे वर्ग वर्गमूल के मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्लास को देखना न भूलिए। चलिए आगे है, कहता है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, देखिए किसी अर्धचालक का, अर्धचालक हमने बताया कि कौन कौन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, कार्बन है, ये सब अर्धचालक है। तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध करने का मतलब उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा उसका विरोध करना, है ना। प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि चालक पदार्थ की ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। मतलब चालक के विपरीत जो है इसका गुण होता है ना। तो याद रखिएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घटता है, जबकि चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कहता है कि परम शून्य तापमान पर, अभी हमने चर्चा भी किया है पिछले क्वेश्चन में कि परम शून्य तापमान करने एब्सोल्यूट टेम्परेचर
और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान कितना होता है 0 डिग्री केल्विन, केल्विन में कहें तो, या -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये जो होता है इसका परम शून्य तापमान का मान होता है। तो परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध होता है। इससे पहले पूछा था कि 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होगा, तो 0 होगा, तो है ना। तो याद रखिएगा परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है कितना, 0। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अर्धचालक की तरह, तो जो अर्धचालक पदार्थ रहेगा वही जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाएगा। तो कौन है अर्धचालक, अभी हमने बताया आपको कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, कार्बन, ये सब क्या हैं, अर्धचालक हैं। तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किसका किया जाता है, तो जर्मेनियम का। और जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। देखिए अलग तरीके से आ गया, ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो कौन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, जर्मेनियम, है ना। कौन, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। हालांकि आर्सेनिक भी अर्धचालक है, लेकिन आर्सेनिक का नहीं, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, कहता ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन है। तो देखिए जर्मेनियम से भी ज़्यादा जो है प्रयुक्त किसका किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन है, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सिलिकॉन, तो क्या हो जाएगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, कहता है कि तड़ित बिजली चमकना, है ना, देखते होंगे। तो तड़ित बिजली जिसकी खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तड़ित बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, तो देखिए क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है, इसलिए देखते पेड़ पर गिर जाता है या तार पर गिर जाता है तो वो जल जाता है। विद्युत ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है या नाभिकीय ऊर्जा होता है, क्या होता है, तो तड़ित मतलब बिजली चमकना, जब गड़गड़ाहट के साथ वो गिरती है तो बिजली वृक्ष में आग भी लग सकती है, किसके कारण, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा के कारण। इसलिए कहता है कि जब बरसात के मौसम में आप गाड़ी से चल रहे हैं, कार से, तो पूरा शीशा पैक करके रखिए, ताकि कार पर भी यदि तड़ित बिजली गिर जाए तो उसका आवेश जो है बाहर ही रह जाए, अंदर प्रवेश न करे, है ना। तो जब भी बरसात के मौसम में कार या कोई 4 व्हीलर से चलिए तो पूरा शीशा पैक करके चलिए, ताकि जब बिजली गिरे तो आपके कार के बाहरी भाग में ही आवेशन हो, भीतरी भाग में नहीं हो पाता है। लेकिन जब खिड़की आप खुला रखिएगा, शीशा खोल के रखिएगा, तो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ तक कि आपकी, है ना, समझ ही गए होंगे आप, आपकी मतलब 0/0 हो जाएगा, है ना, जीवन बचेगा ही नहीं। तो तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है क्या, विद्युत ऊर्जा। चलिए MPPCS प्री 2017 का प्रश्न है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं, कौन अर्धचालक है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, तो अर्धचालक कौन कौन है, तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये दोनों जो है अर्धचालक हैं। तो 1 और 4 जिस ऑप्शन में होगा उस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 1 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम कहें या जर्मेनियम और सिलिकॉन कहें, दोनों अर्धचालक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि आपको समझ में आया है, चैनल पर नए हैं तो भाई को जरूर मदद करिए, है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा सा बेस्ट ऑफ लक।